विन एकेडमी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। एग्ज़ाम से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सीजी व्यापम के सभी अभ्यर्थियों का मैं महेंद्र देवांगन हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड रहेगा छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012, है ना, जो कि खाद्य निरीक्षक या फिर हम यूँ कहें कि फूड इंस्पेक्टर जो कि एग्ज़ाम होने वाला है 20 फरवरी 2022 को, उसकी तैयारी के लिए एक छोटा सा योगदान हमारी तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम छत्तीसगढ़ 2012 के बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर धाराएं दिया गया है, ये धाराएं हैं और यहाँ पर अध्याय दिया हुआ है ना। तो अध्याय 1, अध्याय 2 और इधर आपका जितना भी है ये धाराएं हैं। तो ध्यान रखेंगे मित्रों, जहाँ पर इम्पॉर्टेंट होगा उस धारा के बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे और यहाँ पर जो धारा के अंतर्गत प्रावधान हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस थ्योरेटिकल के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद एक वीडियो और जारी करेंगे जो कि आपका क्वेश्चन आंसर पे बेस्ड रहेगा। जब तक आप इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे आप आंसर क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको आपको रटना पड़ेगा। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि आप एक बार इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि चीज़ें आसानी से क्लियर हो सकें। तो यहाँ पर अध्याय 1 है और ये आपके धाराएं हैं, इधर दिया हुआ है। तो यहाँ पर संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ अध्याय 1 में दिया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। उसके बाद फिर धारा 2 में परिभाषाएं हैं। ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है कि परिभाषाएं धारा 2 के अंतर्गत ही आता है। आप जितने भी धाराओं को देख लें, जितने भी अधिनियम को देख लें। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर अध्याय 2 है खाद्य सुरक्षा के प्रावधान, इसको हम डिटेल में एक एक करके चर्चा करेंगे। अध्याय 3 में विशेष समूहों के लिए पात्रता है। अध्याय 4 में भूख की दशा में तत्काल राहत के लिए क्या क्या प्रावधान है उसके लिए चर्चा करेंगे। राज्य सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, है ना। उसके बाद फिर आते हैं आप अध्याय 6 में, तो यहाँ पर आप राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व तो क्या है। उसके बाद फिर अध्याय 7 में हम देखेंगे अंत्योदय परिवारों, प्राथमिकता वाले परिवारों तथा विशेष कमजोर सामाजिक समूहों की पहचान। उसके बाद फिर अध्याय 8 है ये महिला सशक्तिकरण, तो ये हम इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर हम डिटेल में चर्चा जरूर करेंगे। उसके बाद फिर आते हैं अध्याय 9 में स्थानीय निकायों की क्या क्या भूमिका होनी चाहिए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर शिकायत निवारण प्रणाली है ना, कि किसी प्रकार का यदि प्रॉब्लम हो तो क्या क्या शिकायत किया जा सकता है, कहाँ पर किया जाएगा, ये सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आता है आपका लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, है ना। उसके बाद फिर अध्याय 12 में देखेंगे पारदर्शिता एवं जवाबदेही। उसके बाद फिर अपराध एवं शास्ति, या फिर किसी भी प्रकार का यदि हम अपराध करते हैं तो उसके लिए क्या क्या दंड के प्रावधान हैं। और उसके बाद फिर अध्याय 14 में क्या है, विविध। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ अधिनियम खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के नाम से जाना जाएगा, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब इसमें क्या दिया हुआ है एक नज़र इसमें डालते हैं। राज्य के निवासियों के लिए खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा तथा
अक्षय आहार की अन्य आवश्यकताओं की पहुंच सुनिश्चित कराते हुए सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए सदैव उचित मूल्य पर खाद्य तथा आहार सुरक्षा उपलब्ध कराने एवं उससे संबंधित अथवा अनुषंगिक विषयों हेतु अधिनियम। ठीक है, तो हम सभी एक राज्य में रहते हैं। ठीक है, अब इस राज्य के अंतर्गत जितने भी जनता रहते हैं, उस जनता को रोटी कपड़ा और मकान दिलाने का जो दायित्व होता है वह एक राज्य सरकार का होता है। या फिर यूं कहें, एक पर्सपेक्टिव से हम समझ सकते हैं कि जैसे कि एक परिवार है और उस परिवार का कोई मुखिया होता है, तो उस मुखिया का दायित्व होता है कि परिवार के सभी सदस्यों के लोगों को विशेष ध्यान दें। ठीक है, विशेष ध्यान रखें। ओके, उसी प्रकार एक राज्य विशेष के लिए हम बात करें तो एक राज्य सरकार का दायित्व होता है कि आम जन मानस को रोटी कपड़ा और मकान सुनिश्चित करें, और वह किस पर, तो उचित मूल्य पर। ठीक है, तो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक छोटा सा संदेश कहें या फिर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कहें, ये हमारी तरफ से। उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या है इस अधिनियम के अंतर्गत। भारत गणराज्य के 63वें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। ये अब क्या अधिनियमित हो, तो अध्याय 1 में प्रारंभिक विषय के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो देखेंगे, यह अधिनियम छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 कहलाएगा। क्या यहाँ पर सर क्रमांक इंपॉर्टेंट है सन 2013? तो नहीं, ये क्रमांक इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, और साइड थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं कि संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ ये आपका धारा 1 में दिया गया है। धारा 1 के अधीन ये उपधारा है 1, 2 और 3। ठीक है, तो धारा आप जनरली याद कर सकते हैं, 1-2 बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यह अधिनियम छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 कहलाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। ठीक है, मतलब एक निश्चित सीमा के अंतर्गत इसका विस्तार होगा। ठीक है, ओके, आगे हम बढ़ते हैं। यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे तथा इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। ठीक है, मतलब यह राज्य सरकार के ऊपर दे दिया गया है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम में धारा 2 में आते हैं हम। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या क्या दिया गया है। डायरेक्ट हम यूं कहें कि यहां पर परिभाषाएं दिया गया है। अब देखिए उस परिभाषा के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आंगनबाड़ी एक शब्द है, उस शब्द का मतलब क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार की एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा मैं क्या पढ़ रहा हूं और आपको क्या पढ़ना है। आंगनबाड़ी से अभिप्रेत है भारत सरकार की एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत आने वाली सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु स्थापित एक बाल देखरेख एवं विकास केंद्र। ठीक है, तो आंगनबाड़ी में क्या है, तो बाल देखरेख एवं विकास केंद्र है। ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत जितनी भी सेवाएं हैं, है ना, वो सभी के सभी आते हैं। किसके अंतर्गत? आंगनबाड़ी के अंतर्गत। उसके बाद फिर अंत्योदय परिवार से क्या मतलब है, तो अंत्योदय परिवार इसके लिए भिन्न भिन्न पात्रताएं दिया गया है, जो कि आगे हम चर्चा करेंगे। पात्रताओं के प्रयोजन के लिए यह पहचान किए गए परिवार, तो अंत्योदय परिवार अभी आगे हम देखेंगे। और उसके बाद फिर यहां से क्वेश्चन आ चुका है, आश्रम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। राज्य सरकार अथवा सरकार से सहायता प्राप्त किसी संस्था द्वारा संचालित
आवासीय स्कूल। तो ध्यान दीजिएगा, आश्रम से आशय यहाँ पर क्या है, आवासीय स्कूल, ठीक है। और वो भी कौन सा आवासीय स्कूल, तो राज्य सरकार अथवा सरकार से सहायता प्राप्त किसी संस्था द्वारा संचालित आवासीय स्कूल। उसके बाद फिर यहाँ पर केंद्र सरकार का मतलब क्या है, तो केंद्र सरकार का मतलब है यहाँ पर भारत सरकार से है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा कि कैसे पढ़ना है एटलीस्ट, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर केंद्रीय पूल। तो यहाँ पर केंद्रीय पूल से क्या अभिप्रेत है, केंद्रीय पूल से अभिप्रेत खाद्य सामग्रियों का भंडार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जिसको हम लोग बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के माध्यम से राज्य सरकार उसकी एजेंसियों द्वारा उपाप्त, ठीक है। मतलब उसकी एजेंसियों द्वारा जो भी दिया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के माध्यम से राज्य सरकार उसकी एजेंसियों द्वारा वो वितरण करती है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको हम लोग पीडीएस कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अन्य कल्याणकारी योजनाओं जिनमें आपदा राहत तथा अन्य ऐसी योजनाएं सम्मिलित है के अधीन आवंटित किए जाने हेतु संधारित, संधारित मतलब एकत्रित है, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जो एफसीआई आप समझते हैं, ठीक है, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वहां से वितरण होता है, ठीक है, वहां से वितरण होता है पीडीएस को, और पीडीएस फिर वितरण करती हैं आम जन में, ओके। जो भी पात्रताएं हैं, चाहे अंत्योदय हो, चाहे वह बीपीएल हो, चाहे एपीएल हो, एंड ऑल, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, आदि के लिए क्या रखा गया हो, आरक्षित रखा गया हो। आगे हम बढ़ते हैं, यहां पर जिलाधीश की परिभाषा देखते हैं। तो जिलाधीश से अभिप्रेत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 क्या है, क्योंकि यह आपके खाद्य निरीक्षक के सिलेबस में है। तो जिलाधीश से अभिप्रेत आवश्यक वस्तु अधिनियम में यथा परिभाषित जिलाधीश, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जिलाधीश कहने का मतलब है कि एक कलेक्टर जो पूरा जिला का ब्यौरा रखता है, उस जिले का देख रेख करता है, उस जिले के अंदर, उस जिले के सीमा के अंदर जितने भी बाउंड्री हैं वो सभी का सभी क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, जिलाधीश के अंदर, जिसको हम लोग डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, उसी को हिंदी में जिलाधीश कहा गया है, ठीक है। और आम बोलचाल की भाषा में आप कलेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उन क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी समस्याएं हैं, जितने भी योजनाएं हैं, उनको लागू करने का श्रेय किसको जाता है, जिलाधीश को जाता है, ठीक है, ओके। आगे हम बढ़ते हैं, निराश्रित व्यक्ति किसको कहेंगे, निराश्रित व्यक्ति, तो ध्यान देंगे, निराश्रित व्यक्ति से अभिप्रेत है पुरुष, स्त्री या बालक जिनके पास खाद्य तथा आहार हेतु अपेक्षित साधन तथा सहारा नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें जीवित रहने के लिए समर्थ बना सके, जिसके फलस्वरूप जीना कठिन या भूख से मरना पड़े, ठीक है। तो निराश्रित व्यक्ति वह है जो असहाय है, जिसके पास किसी भी प्रकार का संसाधन नहीं है ना, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, निराश्रित कहते हैं। तो वो व्यक्ति जो है वो पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकता है, या फिर बालक भी हो सकता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम यहाँ पर ला सकें आप सभी के लिए, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, आपदा। आपदा का वही अर्थ होगा जैसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के लिए यथा समनुदेशित है। अब देखिए यहाँ पर जो वर्डिंग है वो काफ़ी टिपिकल है, लेकिन मैं आसान भाषा में आपको यहाँ पर समझाने का कोशिश करता हूँ। आपदा जैसे कि आपका सूखा पड़ गया,
दुर्भिक्ष हो गया, दुष्काल हो गया, सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गया या किसी भी प्रकार से आर्थिक नुकसान हुआ जिससे फसलें बर्बाद हो गई हैं, वह आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं, सो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कोई भूकंप भी आ गया है ना, तो ये सभी के सभी को हम क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। पात्र परिवार, ये पात्र परिवार का मतलब क्या है एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। पात्र परिवार अंत्योदय परिवार या एक प्राथमिक परिवार या एक सामान्य परिवार। यहां से क्वेश्चन आ चुका है, मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पात्र परिवार कौन कौन से हो सकते हैं? तो एक सामान्य परिवार भी पात्र परिवार हो सकता है, एक प्राथमिक परिवार और एक अंत्योदय परिवार, ये तीनों के तीनों हो सकते हैं। यहां से क्वेश्चन आ चुका है, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अपवर्जित परिवार क्या है? तो अपवर्जित परिवार जो इस पात्र, मतलब जो पात्र नहीं है या फिर जो अपात्र हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्जित परिवार। मतलब निषेध है उसके लिए, वह नियम उसके लिए नहीं बना है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपवर्जित परिवार। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। उचित मूल्य के दुकान से क्या अभिप्राय है? तो उचित मूल्य की दुकान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्ड धारियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत, अब ये धारा 3 के अंतर्गत क्या है, कैसा है, ये काफ़ी टिपिकल है, तो आप बस उसको छोड़ दीजिए। उचित मूल्य की दुकान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जारी एक आदेश द्वारा आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने हेतु अनुज्ञप्त दुकान। ठीक है, तो जिस दुकान पर आपको ये सभी आवश्यक वस्तु मिलते हैं, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के बारे में डिटेल में चर्चा डेफिनेटली करेंगे, लेकिन इतना यहाँ पर समझने के लिए पर्याप्त होगा कि उस न्यूनतम वस्तु के बिना हमारे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं रोटी, कपड़ा और मकान कितना इम्पॉर्टेंट है, उसी को आप कहा गया है। उसके अधीन जितने भी आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि मेडिसिन या फिर स्वास्थ्य लाभ, है ना, तो ये सभी का अधिकार होना चाहिए। तो ये सभी किसके अंडर आते हैं? आवश्यक वस्तु अधिनियम। ठीक है, आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, बट अभी यहाँ पर परिभाषा देख रहे हैं तो सिर्फ हम अभी फिलहाल परिभाषा में ही रहते हैं। उसके बाद फिर आगे हम बात करते हैं खाद्यान्न। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है खाद्यान्न से रिलेटेड। तो खाद्यान्न क्या है? चावल, गेहूं, मोटे अनाज या इनके अन्य सम्मिश्रण जिसमें गेहूं का आटा भी शामिल है। ठीक है, जनरली आपको ऑप्शन में मिलेंगे खाद्यान्न से क्या अभिप्राय है, ऑप्शन में दिया रहेगा चावल, गेहूं, मोटे अनाज, इनमें से सभी, तो आप इनमें से सभी लगाएंगे। ठीक है, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो। अब इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर आप कैसे करेंगे? तो आपको पता होगा चावल है, गेहूं है, मोटा अनाज है ना, तो यदि ये याद रहेगा तभी आप टिक लगा पाएंगे, अदरवाइज फिर नहीं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सामान्य परिवार, तो क्या होता है सामान्य परिवार? सामान्य परिवार से अभिप्रेत ऐसे परिवार जो न तो अंत्योदय परिवार हैं और न ही प्राथमिक परिवार और न ही अपवर्जित परिवार। मैंने यहाँ पर पहले ही बता चुका है कि अपवर्जित परिवार का मतलब क्या है। अपवर्जित परिवार जो पात्र नहीं है या फिर जो अपात्र हैं उसे अपवर्जित परिवार कहेंगे। ठीक है, सामान्य परिवार वह परिवार है जो न तो अंत्योदय परिवार में शामिल है, न ही प्राथमिक परिवार में और न ही अपवर्जित परिवार में। ठीक है, तो ये वे इंपॉर्टेंट है अभी तक जितने भी देख रहे हैं।
आपको परिभाषाएं याद करना ही पड़ेगा। याद क्या, ये समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो याद करने वाला जो चीज़ है वो आपका धारा है। तो मैं पहले ये चाहूँगा कि आप लोग इसको समझें, उसके बाद फिर यदि आपको लगता है कि धारा याद करना है तो डेफिनेटली आप धारा याद कीजिए, अदरवाइज फिर नहीं। यहाँ से क्वेश्चन आपको पता है कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 40 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यदि 30 क्वेश्चन आते हैं तो कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन आएंगे, यदि 40 क्वेश्चन आते हैं तो कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आएंगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी धारा हैं, जितने भी अधिनियम हैं, वो सभी के सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ओके, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं आवासहीन व्यक्ति। तो आवासहीन व्यक्ति से क्या आशय है? ऐसा व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है तथा जो सड़क के किनारे पटरियों पर या ऐसे अन्य स्थानों में या खुले प्रांगण में रहते हैं, जिसमें आवासहीनों, भिखारियों के लिए बने आश्रय या ऐसे अन्य स्थलों में निवास करने वाले व्यक्ति भी सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि यदि हम सीधी बात करें तो जिसके पास खुद का छत नहीं है उसे हम लोग आवासहीन व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। छात्रावास क्या है? तो छात्रावास से अभिप्रेत राज्य सरकार अथवा शासकीय सहायता प्राप्त किसी संस्था द्वारा छात्रों हेतु संचालित आवासीय सुविधा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, आवासीय सुविधा है ना, किसके द्वारा? किसी संस्था द्वारा छात्रों हेतु, छात्रों के लिए संचालित कौन सी आवासीय सुविधा, जहां पर घर का सभी चीज उसको उपलब्ध, वहां पर खाना भी मिलेगा, वहां पर पढ़ने के लिए भी मिलेगा, वहां पर रहने के लिए घर भी मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या करते हैं? छात्रावास। ठीक है, छात्रों के लिए आवास। आगे हम बढ़ते हैं। स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय में सम्मिलित। अब स्थानीय निकाय यहां पर है तो स्थानीय निकाय में क्या क्या आएगा उसको देखेंगे। पंचायत, नगरीय निकाय, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर प्रयोजन अधिकारी या अन्य कोई निकाय, चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाए, जो संविधान के अंतर्गत प्राधिकृत किया गया है या विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के अंदर स्वशासन हेतु तत्समय, मतलब उस समय, प्रवृत्त किसी अन्य विधि या प्रशासकीय सेवाओं के नियंत्रण एवं प्रबंधन से जुड़ा कोई अन्य प्राधिकृत प्राधिकारी या निकाय। ठीक है, आसान भाषा में इसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्थानीय निकाय से तात्पर्य है लोकल गवर्नेंस, लोकल बॉडी। ठीक है, जिस पर सरकार का नियंत्रण तो हो लेकिन वहां पर वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति आवश्यक है। ठीक है, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था को जानते हैं, नगरीय निकाय के बारे में हम जानते हैं, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, वो सभी के सभी इसके अंतर्गत आते हैं, भले ही उसे किसी और नाम से क्यों ना जाना जाए। स्थानीय निकाय का मतलब लोकल बॉडीज। ठीक है, ओके, आगे हम बढ़ते हैं। भोजन, तो भोजन से क्या अभिप्रेत है? भोजन अन्य कल्याणकारी योजनाओं में यथाविहित गरम पका हुआ, इट इज इंपॉर्टेंट, गरम पका हुआ अथवा तुरंत खाने योग्य भोजन या घर ले जाने हेतु राशन सामग्री। यहां पर इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट करूंगा। भोजन से क्या तात्पर्य है? तो जिसे खाया जा सके, है ना। एक तो गरम पका हुआ भोजन, या फिर तुरंत खाने योग्य भोजन, या घर ले जाने हेतु राशन सामग्री भी भोजन के अंतर्गत आते हैं। तो भोजन तो आप ये तो बाखूबी समझ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि घर ले जाने हेतु राशन सामग्री को भी हम भोजन कहेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य से अभिप्रेत क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं, एमएसपी भी बोल देते हैं। ठीक है, ओके, आगे हम बढ़ते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य
केंद्र सरकार द्वारा, इट इज इंपॉर्टेंट, केंद्र सरकार द्वारा घोषित सुनिश्चित मूल्य जिस पर केंद्रीय पूल अथवा राज्य पूल के लिए केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा किसानों से खाद्यान्न की खरीदी की जा सकती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र आई एम सॉरी, न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा इसलिए जारी की जाती है क्योंकि यह केंद्र की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, ओके। आप लोग जानते हैं जैसे कि फसलों पर 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार तय करती है। हालांकि ये CACP जो कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति होती है, उस पर कैबिनेट मुहर लगाता है। कैबिनेट मुहर लगाने के बाद वह तय हो जाता है कि इस रेट में खरीदी की जानी है, चाहे वह धान हो, गेहूं हो, और भी बहुत सारे 23 फसलें हैं, ये सभी के सभी शामिल हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसे कहेंगे? तो किसानों से खाद्यान्न की खरीदी की जा सकती है जिस मूल्य पर, उसे हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य कहेंगे। ठीक है, ओके। और जैसे कि यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि जैसे धान की खरीदी की जाती है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है आपका कि छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी कितने मूल्य पर किए जाते हैं, तो ये है आपका 2500 रुपये। ठीक है, लेकिन जो MSP तय हुआ है, केंद्र सरकार ने जो तय किया है, धान ग्रेड A के लिए 1960 और सामान्य धान के लिए 1940। ठीक है, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, यदि हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखें। एक तो 1940 किसका? तो सामान्य धान का, और 1960 ये है आपका ग्रेड A धान के लिए। ठीक है, मैं तो ये छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि धान, सामान्य धान और ग्रेड A के लिए अभी ये जारी हुआ है। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। गैर अधिसूचित क्षेत्र, गैर अधिसूचित क्षेत्र से अभिप्रेत ऐसे क्षेत्र जो अधिसूचित नहीं है। अधिसूचना क्या है? तो अधिसूचना इस अधिनियम के अधीन जारी एवं राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना। और आसान भाषा में और समझें तो हम यह कह सकते हैं कि नियम जो भी बनाया गया है हमारे राज्य सरकार द्वारा, या फिर हम यहाँ का देखो नियम कहाँ पर बनते हैं, तो जाहिर सी बात है ये आपका विधानसभा में बनेगा यदि एक राज्य के स्तर के बारे में बात किया जाए। ठीक है, और यह तब तक राजपत्रित प्रकाशन में जारी नहीं होता जब तक कि राज्यपाल का साइन नहीं हो जाता है। ओके, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे अन्य कल्याणकारी योजनाओं, इसका मतलब क्या है, हर एक का मतलब देखते हैं। तो अन्य कल्याणकारी योजनाओं से अभिप्रेत है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त ऐसी सरकारी योजनाएं जिसके अंतर्गत खाद्यान्न या भोजन का प्रदाय योजनाओं के भाग के रूप में किया जाता हो, उसे हम क्या कहेंगे? अन्य कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है, मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा कि जो भी PDF सिस्टम के थ्रू जितने भी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं जिनके अंतर्गत खाद्यान्न या भोजन का प्रदाय योजनाओं के भाग के रूप में किया जाता है, मतलब किसी न किसी योजना के तहत कोई भी लाभ चाहे अप्रत्यक्ष या फिर प्रत्यक्ष रूप से दिया जा रहा है, उन सभी को अन्य कल्याणकारी योजनाएं, जिससे आम जनमानस को सहायता प्राप्त हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कल्याणकारी योजनाएं। और यह इसको इंग्लिश में हम लोग फ्लैगशिप प्रोग्राम बोलते हैं, वेलफेयर प्रोग्राम। ओके, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो जस्ट मेक इट क्लियर कि क्या यहाँ पर बोल रहा है, कितना हमें ध्यान देना है, कितना नहीं। मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, परिभाषाएं तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और सभी सारी की सारी परिभाषाएं कौन से धारा के अंतर्गत आती है? तो धारा 2 के अंतर्गत आती है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूह से क्या तात्पर्य है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो जितने भी विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूह, इसका मतलब ये है कि सरकार के प्रावधान के अनुसार कौन से
समूह उसके अंतर्गत आ रहे हैं, यह पहचान किए जाने वाले जितने भी परिवार हैं वो सभी के सभी आएंगे। ठीक है, और ये होता है आपका सर्वेक्षण के हिसाब से। ठीक है, ओके, आगे हम बढ़ते हैं। निःशक्त व्यक्ति से अभिप्रेत क्या है? निःशक्त व्यक्ति समान अवसर, अधिकारों, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी के अधीन निःशक्त के रूप में परिभाषित व्यक्ति। ठीक है, निःशक्त मतलब जो किसी भी सामाजिक परिवेश के अंतर्गत रहते हुए भी आम जनमानस को वह लाभ न मिल सके, ठीक है, जिसके लिए वह हकदार है, या फिर हम यूं कहें कि वह व्यक्ति जो निःशक्त है, वह काम नहीं कर सकता, उस परिप्रेक्ष्य से हम यह कह सकते हैं कि निःशक्त व्यक्ति वही है। ठीक है, जो अक्षम है, जो कार्य नहीं कर सकता, जो जैसे कि कोई भी योजना चल रही है, जैसे मनरेगा है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मनरेगा है तो अब मनरेगा में भाई निःशक्त व्यक्ति कहाँ से काम कर पाएगा? सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो ये सभी के सभी निःशक्त व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति का मतलब पुरुष नहीं है, यहाँ पर पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। विहित का मतलब क्या है? जैसे कि हम कई बार सुनते हैं विहित प्राधिकारी, तो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित या फिर लागू किया जाना, ये क्या कहलाता है? विहित। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्राथमिकता वाले परिवार। प्राथमिकता वाले परिवार तो पात्रताओं के प्रयोजन हेतु इसके अंतर्गत पहचान किए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी पहचान किए जाएंगे, अब धारा 3 के अंतर्गत जो भी बोला गया है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे डेफिनेटली नेक्स्ट, है ना। तो प्राथमिकता परिवार तो ये एक प्रकार का चिन्हित परिवार है। ठीक है, कि प्राथमिकता वाले परिवार किसको कहा जाए, है ना, और अंत्योदय परिवार किसको कहा जाए, ठीक है, सामान्य परिवार किसको कहा जाए, अपवर्जित परिवार किसको कहा जाए। तो इस सभी का एक स्लैब बना हुआ है, एक डेटा तैयार हुआ है ना, जिसके अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि यह प्राथमिकता वाले परिवार हैं और यह प्राथमिकता वाले परिवार नहीं हैं। ठीक है, ओके, आगे हम बढ़ते हैं। पक्का मकान। तो पक्का मकान क्या है, ये क्वेश्चन आ चुका है यहां से। पक्का मकान क्या है? तो पक्का मकान जिनकी छत सीमेंट कंक्रीट से निर्मित हो उसे हम पक्का मकान कहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। राशन कार्ड, क ख ख ये सभी दिया हुआ है, आप इसको याद ना रखें कि क क्या है, ख क्या है। तो राशन कार्ड, राशन कार्ड से अभिप्रेत है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित मूल्य की दुकानों से आवश्यक वस्तुओं के क्रय हेतु राज्य सरकार द्वारा एक आदेश या प्राधिकार के अधीन जारी किया गया एक दस्तावेज। ठीक है, तो आप सभी राशन कार्ड से भली भांति परिचित हैं, है ना, और उस राशन कार्ड को लेकर आप जाते होंगे, तभी वहां पर पीडीएस जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वहां पर आपको आसानी से जो आवश्यक वस्तु है वह मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अनुसूची, ख में अनुसूची दिया है। अनुसूची का मतलब क्या है? तो इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची। ठीक है, तो जो भी नियम कायदा कानून दिया गया है, जो भी विषय के बारे में बात किया गया है, वो सभी के सभी इस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित क्षेत्र, केंद्र सरकार द्वारा यह अनुसूचित क्षेत्र जारी किया जाता है। ठीक है, राज्य सरकार के हक में ये नहीं होता। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। योजना। योजना से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के प्रयोजन हेतु निर्मित कोई योजना या कार्यक्रम। ठीक है, किसी भी प्रकार की योजना सरकार बनाती है। अब वो योजना जाहिर सी बात है कल्याणकारी योजना होती है, आम जनमानस तक वह योजना पहुंचाने का लक्ष्य होता है, चाहे वह माध्यम किसी भी प्रकार से हो। ठीक है, ओके,
आगे हम बढ़ते हैं, राज्य सरकार का मतलब क्या है। जब हम कहते हैं राज्य सरकार तो इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार। उसके बाद फिर राज्य पूल क्या है, राज्य पूल का मतलब क्या है। इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु केंद्रीय पूल से अलग राज्य सरकार द्वारा उपार्जित एवं संधारित खाद्य सामग्रियों का भंडार। ठीक है, केंद्रीय पूल या राज्य पूल, जैसे हम राज्य पूल के बारे में बात करते हैं तो राज्य पूल सरकार द्वारा उपार्जित, सरकार द्वारा जितना भी उत्पादन किया जाता है और उसका भंडारण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, राज्य पूल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम बढ़ते हैं, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या अभिप्राय है। तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अभिप्राय उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुएं वितरित करने हेतु बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं हम निगरानी समिति। ठीक है, निगरानी समिति, निगरानी समिति से क्या अभिप्राय है। तो इस अधिनियम के अनुसार समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एक गठित समिति, इट इज इंपॉर्टेंट, तो निगरानी, जो निगरानी कर सके, है ना, जिसके देख रेख में कर सके, एक कह सकते हैं कि सुपरविजन का काम इसके अंतर्गत होता है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर दिया हुआ है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। शब्द एवं अभिव्यक्तियां जो यहां परिभाषित नहीं है परंतु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 या अन्य किसी सुसंगत अधिनियम में परिभाषित है, उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में उनके लिए समानुदेशित है। ठीक है, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कहने का मतलब है कि जितने भी चीज एक आम जनमानस के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक आम ग्राम के लिए या फिर जितने भी लोकल बॉडीज हैं उसके लिए जो भी चीज किया जा रहा है उसे हम लोग आवश्यक वस्तु अधिनियम या फिर जितने भी यहाँ पर परिभाषित हैं उसके अंतर्गत ले सकते हैं। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो अध्याय 2 पर आधारित होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।